Namaste and Kem Cho Bharat. Yes, we are on ground zero in Gujarat ahead of the state going to polls on the 1st and the 5th of December. And over the course of the next few days, we'll try and get you the flavor from the length and breadth of this state, which perhaps is also one of the growth engines. There is a story within story, reels within reels, which we got to talk about. Brajesh Kumar Singh, our editor Convergence, is somebody who's plied his wares for long in Gujarat, so he's with us. Brajesh ji, ये गुजरात का चुनाव अलग अलग पटल पर कई सारे मायने रखता है और सूरत से हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि सूरत पिछली बार वो लाइफलाइन बन के आ गया था बीजेपी के लिए, तो एक स्टोरी भी है यहाँ पर निश्चित तौर पर। और पिछली बार ही नहीं, अगर आप देखें पिछले कई चुनाव से सूरत अपनी ज्यादातर सीटें बीजेपी की झोली में डालता रहा है। और गुजरात का ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि आप ध्यान रखिए कि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का अपना होम स्टेट है, बल्कि 1995 से लगातार बीजेपी इस राज्य में चुनाव एक के बाद एक जीती रही है। और इसके साथ एक तरह से कह सकते हैं अगर 2022 में जीतती है बीजेपी गुजरात में तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा और 2024 के लिए होम स्टेट से एक बड़ा सिग्नल। Yes, 10 states are going to go to polls ahead of the Lok Sabha 24 elections. They say well begun is half done. Arambh prachand hona chahiye. That's what the PM is trying to do. He's leading the campaign from the front. How is it going? Is it BJP fighting BJP here, or is there an opposition that is going to mount a quiet challenge? We'll get you the details. Stay tuned with us. देखिए, हमारे कॉमन भाषा में कहते हैं लोचा हो गया, यानी गड़बड़ हो गई, लेकिन यहाँ नाम ही लोचो हाउस है। अब ये लोचो हाउस यहाँ पर क्या खासियत है, मैं तो सूरतवासी नहीं, गुजरातवासी नहीं, तो इनसे ही पूछते हैं क्या खास बात क्या है। पंकज भाई, एक बात बताइए, ये लोचो क्यों कहा जाता है इसको? लोचा एक्चुअल में जब बना रहा था कुक, तो बनाना उसको खामन था, बनाते हुए रेसिपी उसके लॉजिकल एंड पे नहीं आया, तो जो चीज बना तो उसको लोचा हो गया। लोचा मतलब कि कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको लोचा कहते हैं। तो वो लोचा बन गया, पर वो टेस्टफुल बन गया, तो एक परमानेंटली एक डिश बन गई। परमानेंटली डिश बन गई। चलिए पूछते हैं कि नमस्ते, आप लोग सब ये सूरतवासी हैं? यू लिव इन सूरत? यस। हाँ, ये इतना आपको अच्छा क्यों लगता है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? लोचो। लोचो। तो इसमें इतना टेस्ट अच्छा है, हेल्दी है और बहुत सिंपल है। सिंपल है, सिंपल एंड गुड। सिंपल एंड गुड। इसमें क्या क्या होता है? व्हाट ऑल? It's a very good breakfast dish. Very good breakfast dish. Very yummy, delicious. It's very yummy. Yes. तो आपको क्या लगता है, इलेक्शन का कोई माहौल है कि आपको लगता है it's a foregone conclusion? सर बीजेपी अच्छा, जीतेगी, BJP सर बीजेपी जीतेगी? जीतेगी, कंफर्म जीतेगी। क्यों? सर वी लव मोदी। You love मोदी। हाँ, आपको क्या लगता है? Modi supporter. मोदी सपोर्टर। But why? वो तो अब 8 साल से पीएम है, गुजरात में उनका क्या काम? But he is doing the best work for our country. Yes, we love him and we blindly support him. You blindly support Yes. him. बट इनसे ये पूछिए कि कल रोड शो में आप लोग गए थे कि नहीं? कल शाम जो रोड शो हुआ, ऑनलाइन वीडियो देखी थी हमने। वी लव मोदी अलॉट। नहीं, ये वाकई में ट्रू सपोर्टर्स हैं। भेड़ चाल है ये, जहाँ दिशा जा रही है वही सब जा रहे हैं। बट सीइंग एवरीथिंग, अगर आप देखें तो क्या कहते हैं, आपको डेवलपमेंट दिखती है मोदी के क्या कहते हैं शासन में। और हम लोग दिल्ली से आए हैं, अब मोदी जी दिल्ली में, हम लोग गुजरात में हैं, तो दोनों तरफ डेवलपमेंट है। आपको लगता है कि ही इज कंटिन्यू टू रिमेन इन्वॉल्व्ड विद गुजरात इवन आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर? या डेफिनेटली टोटल कंसर्न मोदी ले रहे हैं हमारे गुजरात के लिए। नो डाउट वो भले दिल्ली में बैठे हुए हैं लेकिन गुजरात का प्रॉपर ख्याल रखते हैं, गुजरातियों से काफ़ी अटैच्ड हैं क्योंकि उनकी ये जन्मभूमि है। तो रियली वी लव हिम। आप कितने साल से हैं? मैं सूरत में, मेरी वाइफ सूरत की है और मैं गुजरात का कच्छ का हूँ, और इस बीच में 20 साल में दुबई में था। तो कच्छ से भी तो उनका बड़ा प्रेम रहा है, तो आपने उनको एज चीफ मिनिस्टर और एज पीएम दोनों देखा है। दोनों है ना? देखा है। क्या और जो डिफरेंस पाई है? अभी भी गुजरात के साथ कनेक्ट उन्होंने वैसे ही रखा हुआ है? प्रॉपर कनेक्टेड हैं और पूरा 100% दे रहे हैं। आज की डेट में भी गुजरात की एक एक गतिविधि पे उनकी नजर है। भले कुर्सी पे कोई भी सीएम बैठा हुआ है लेकिन पीछे बैकिंग पूरी उनकी है। तो यानी वोट आप बीजेपी को देख के देखते हैं या मोदी जी को देख के? मोदी जी को देख के देते। ये है जो मोदी फैक्टर हम लोग आनंद में कहते हैं, वो ये है। जी, द मोदी वोट स्टिल इज वेरी वेरी स्ट्रांग। प्रदीप जी, एक बात है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इवन एज वी आर टॉकिंग नाउ, भले ये बाद में चले ऑन एयर और व्हेनेवर इट इज, बट पीएम अभी भी सूरत में है। देखिए, बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और बीजेपी का जो संगठन है वह एक वेल आयल्ड मशीनरी है। और बीजेपी के अंदर चाहे प्रधानमंत्री हो या एक सामान्य कार्यकर्ता, हर कोई पूरी ताकत से लगता है। और इसीलिए मोदी
जब अपनी सभाओं में जाते हैं वो कहते हैं कि मैं जो है सो बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। गुजरात में होते हैं तो कहते हैं मैं गुजरात का बेटा हूँ। तो कहीं वो गुब्बार मन के अंदर नहीं आता कि मैं जो है 13 साल सीएम रहा, उसके बाद से 8 साल से पीएम हूँ और मेरे गए बिना काम चल सकता है, या फिर जो है मैं अहंकार में दिल्ली में बैठा रह सकता हूँ। ऐसा नहीं। अगर आप देखें गुजरात से जब वो दिल्ली गए 2014 से, उसके बाद भी लगातार देश के हर हिस्से में जो सबसे बड़े कैंपेनर, न सिर्फ लोकसभा बल्कि तमाम जो विधानसभा है, तो उसमें मोदी है और अपने परफॉर्मेंस की बात करते हैं। आप ध्यान रखिए कि चाहे सूरत में रोड शो रहा हो या फिर उनकी पब्लिक मीटिंग रही हो, उन्होंने बार बार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। किसी जो है दूसरे क्रेडेंशियल या फिर किसी कास्ट कम्बिनेशन या फिर जो है सो कोई अपीजमेंट, इसके सारे वोट नहीं मांगते, परफॉर्मेंस के बल पर मांगते हैं, जो कि गुजरात मॉडल से अब इंडिया मॉडल है। इंडिया मॉडल है। अब वो कितना कारगर सिद्ध होता है वो आगे जाते जाते इस जर्नी में वील ट्राई एंड फाइंड आउट। फिलहाल that little sampling of the breakfast has made me very hungry, so we're going to go get some. Well, we thought that we will take you to different parts of Surat. कुछ ऐसी जगहें आपको दिखाएं जिनका खुद का एक हिस्ट्री है। मैं खड़ा हूं डोटीवाला बेकरी के सामने। इस बेकरी की खासियत यह है कि वॉरेंस बेकरी के बाद दुनिया की सबसे पुरानी बेकरी है ये। 1861 से ये बेकरी यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं कि पारसी फुटप्रिंट गुजरात में संजान से उनकी एंट्री हुई। जदीराना जो राजा थे उस वक्त के, ललितादित्य, उन्होंने फिर इनको संरक्षण दिया। और पारसी कम्युनिटी गुजरात का ग्रोथ इंजन ही भारत का ग्रोथ इंजन है। बहुत इंपॉर्टेंट एक माइनॉरिटी ग्रुप है जिसकी बात करनी चाहिए। मेरे साथ अभी हैं डॉक्टर श्रीकांत राखे। राखे जी आइए, श्रीकांत जी आइए, नमस्ते। थैंक यू फॉर टेलिंग मी अबाउट दिस प्लेस। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस बेकरी की खासियत क्या है? The bakery is one of the oldest family-owned bakeries in the world. To my understanding, it is the second oldest bakery in the world, and continuously it has been operating, and it has a huge fan following here in Surat in Gujarat. And when they have this, Parsis have this Return to Roots program, where Zoroastrians and Parsis from all over the world come here. For them, it's like a pilgrimage actually. आपका शुभ नाम? आदिल। आदिल। तो आदिल भाई एक बात बताइए कि आपकी बेकरी में सबसे टेस्टी या सबसे फेमस क्या है? इस बेकरी का सबसे फेमस है नान खटाई। नान खटाई और सूरती फरमासू बिस्किट। सूरती फरमासू बिस्किट, खारी बिस्किट, पफ बिस्किट, खारी बिस्किट, तो पफ बिस्किट। तो नान खटाई और पफ बिस्किट। तो नान खटाई भी आपने ही स्टार्ट किया था यहाँ से? हाँ, हमने स्टार्ट किया था। नान खटाई भी आपने स्टार्ट किया था? जी। तो चलिए आपकी नान खटाई को टेस्ट भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि अंदर इनकी बेकरी में नान खटाई और ये पफ बिस्किट बनता कैसे। तो थोड़ा नान खटाई और पफ बिस्किट खिलाएंगे? हाँ, ये नान खटाई, हाँ, ये खारी बिस्किट, बटर बिस्किट, हाँ। तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट करूं? बटर बिस्किट टेस्ट करें। ओहो, ये बटर बिस्किट तो मेल्ट हो गया सर, मजा आ गया। चलिए अब खारी आता है, हाँ, खारी। तो मैं ये इसको टेस्ट करता हूँ, ये खारी बिस्किट को टेस्ट करता हूँ। अभी तो सूरत में मैंने शुरुआत की है। आप सोचिए कितना मुझे दौड़ना पड़ेगा, कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को बना के रखने के लिए इतना खाने के बाद, बट बनता है। Fabulous. This is the naan khatai which they are doing, which they are making. If you see, kesar, pista and badam. Fabulous. Just fabulous. Well, when you come to Old Town Surat and you go to one of the oldest bakeries, you bump into people with whom you can have a conversation about Surat. तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। हम सीधा
चौक एरिया में खड़े हैं। ये नानपुरा एरिया है मकई ब्रिज के पास, और दोतीवाला बेकरी जो पुराना बेकरी जहां हम लोग जाके आए। We'll talk about the elections, we'll talk about Surat per se, and of course over the last 20-25 years, how has this city changed, especially from the plague, from thereafter, how this city has transformed. Now it's become the financial engine of Gujarat and of course rest of India, rest of Bharat. So with me is Amit Khemka ji. Amit Khemka ji is in the textile industry. I have with me Dr. Shrikant Rakhe, a very old friend, and he's also a historian, a Parsi historian, but also somebody who is also from Maharashtra but now has made Gujarat his home for the last few decades. I have Darshan with me, who represents the minority in Surat. When I say the minority, the fact is that he is Mool Nivasi of Surat. So the original inhabitants of Surat are only 5% of the Surat population. So Darshan is also an advocate, so he's with us. Good to meet you, Darshan. I have Yuvraj Pokharna. Yuvraj is a regular columnist with News18.com and also with First Post, and of course very popular on social media, a very active Surati. And I have Pankaj Bhai with me, who is a chartered accountant by profession, but he has his finger in many pies. So सूरत का पल्स आपसे मेरे को समझना है पंकज भाई, बट फर्स्ट हमें स्टार्ट करना पड़ेगा जो हमारे एडिटर कन्वर्जेंस है और मेरे अच्छे मित्र हैं जो हमारे साथ सूरत आए हैं. ही ऑल्सो नोज गुजरात लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड. तो ये बेकरी में खारी बिस्किट का स्वाद आपको कैसा लगा, और ये जो जमघट है, इज दिस एक्लेक्टिक मिक्स दैट सूरत एंड गुजरात रिप्रेजेंट? प्रिसाइजली, क्योंकि अगर आप देखें जो है सूरत जो है सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं ना सिर्फ गुजरात का कमर्शियल सिटी है बल्कि पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन है. जैसा कि अभी बात हो रही थी कि यहाँ के मूलवासी सिर्फ 5% हैं. और हिस्टोरिकली अगर आप देखें, चूंकि आपने ट्रेड और कॉमर्स की बात की, सूरत हिस्टोरिकली कॉमर्स एंड ट्रेड का टाउन रहा है. आपने मकई ब्रिज की बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका भी इवोल्यूशन है, बिकॉज मक्का जाने वाले जो यात्री होते थे वो यहीं से जाते थे, इसलिए मकई ब्रिज नाम पड़ा. जिस डोटीवाला पे हम लोग खड़े थे, जाहिर है डच फैक्ट्रीज यहाँ पर जो है सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई थी, उनमें जो पार्सीज काम करते थे उससे आया. तो ये जो शहर है ट्रेड कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप इसके मूल में है. और इसीलिए आप देखिए जो मुगल हिस्ट्री के दौरान जब हम बात करते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भी पहली फैक्ट्री जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी शहर में लगाई थी. तो हिस्टोरिकली जितना इंपॉर्टेंट रहा है, प्रेजेंट डे के हिसाब से भी उतना इंपॉर्टेंट है, और अब पॉलिटिकली भी उतना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि गुजरात में अगर आप बात करेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी के वन ऑफ द की स्ट्रांग होल्ड में से सूरत है. और इसलिए जो कि ऑल इंडिया पैनोरमा है, डेवलपमेंट है, तो उसके हिसाब से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इन तमाम लोगों के साथ जो है आपका जो ये इंटरेक्शन है. और इसके साथ ही सूरत देखिए बात करेंगे तो यहाँ सूरत में एक रिवाज है कि आपको खिलाना भी पड़ता है जो बात कर रहे हैं. तो श्रीकांत जी, टेल मी अबाउट, और हमारे दर्शकों को भी आता है, बताइए द पारसी हिस्ट्री वन, एंड व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी in Surat and also with the Parsi community? See, Parsis landed here approximately in, you can say in Sanjan, 696 AD, around that time. And around 721, the consecration of Iran Shah took place. And after that, the story began. So then from Sanjan, they shifted to various other places, Surat being one of them. At present, to my understanding, the largest population of Parsis outside Mumbai is in Surat. 2,000 plus. 2,000 plus. And as far as Parsis are concerned and the religion is concerned, the most interesting part here is that Surat has two Atash Bairams. Atash Bairam is the highest grade of fire temple. And Surat has two. One is of the Kadmi Parsi sect and one is of the Shahnshai Parsi sect. Of course, Mumbai has four, but in Gujarat, this is the only place where there But the concentration of Parsis is very high, and there are more fire temples compared to other cities elsewhere in Gujarat. So, in a sense, minorities are protected in Gujarat. Minorities as such have always been protected by the Hindu kings, starting from Jadi Rana. And that is a fact. It cannot be, changed. पारसी जो है इस देश के एकमात्र जेन्युइन माइनॉरिटीज हैं जो कि एक तरह से एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं. और तभी जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है उनका सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, वह अपने आप में रिमार्केबल है कि एक छोटी सी कम्युनिटी किस तरीके से एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ इतना बड़ा रोल प्ले कर सकती है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी. तो दर्शन बताइए, what is the impact of PM Modi, the BJP in Surat, and what do you think is happening, going to happen in these elections? देखिए सूरत में
पहले से डेवलपमेंट हुआ है। जिस तरह से पहले सूरत हम जहाँ खड़े हैं वहाँ उसकी बॉर्डर हो जाती थी, अभी सूरत इतना एक्सटेंड हो गया है कि जैसे एयरपोर्ट तक पहुँच रहे हैं और एयरपोर्ट से भी आगे हम डुमस तक पहुँच रहे हैं। तो हम पहले यहाँ तक पहुँचते थे तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो हमारा वीकेंड हो गया, मगर आज हम डुमस तक भी आराम से बात करते करते पहुँच जाते हैं। वैसे ही ओलपाड़ है तो सराउंडिंग बहुत सारा एक्सटेंशन हुआ है। इनफैक्ट ब्रिजेस भी काफ़ी सारे डेवलप्ड हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सारा डेवलप्ड हुआ है। मगर एक चीज़ रही है कि जो मूल सूरतीस जो है, जो राणा समाज जिसको बोलते हैं, खत्री समाज बोलते हैं और मोड़ वणिक मोड़ घांची जिसको बोलते हैं, तो ये मूल सूरतीस है। तो पहले बिजनेस टेक्सटाइल का जो था वो घांची और खत्री समाज के पास था, तो अभी उसको टेक ओवर करके मारवाड़ी और काठियावाड़ी समाज ने कर लिया है। हम लोग बाहर से जितने लोग आए इतने खुशी खुशी अपने शहर में बसाया। मैं 97 में सूरत आया हूँ और गॉड का थैंक्स है कि हमको ऐसे शहर में लाके बसाया, गुजरात में बसाया। यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, इतने अपनापन देते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। कि आज ये जो बोल रहे हैं कि वो आप ट्रू है कि मिनिमम 90% लोग यहाँ बाहर के हैं। तो ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल शहर है सर। इस शहर का और यहाँ के डेवलपमेंट का, यहाँ के सरकार का किसी चीज़ के लिए अपने कोई वर्ड में अपने वर्णन नहीं कर सकते। बहुत बहुत कम पड़ेगा अपना टाइम ये। हाँ, लेकिन 17 से 22 के बीच में क्या फर्क पड़ा है? 17 के टाइम में तो यहाँ बहुत प्रोटेस्ट होते थे, पाटीदार, और बहुत सारा आंदोलन होता था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री सब थोड़े दुखी थे। अब क्या है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। अब सब जगह थी, सब जगह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी बहुत अच्छा है, सब अच्छा है सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मोदी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? पर हम लोग का ये मानना है कि आज तक के हाईएस्ट लीडिंग से मोदी जी यहाँ आएंगे। हाईएस्ट लीडिंग से मोदी जी आएंगे। पल्स के बारे में मुझे लगता है कि उन लोगों से पूछना चाहिए जो कि जो है सो खाता वही देखते हैं और मुझे लगता है कि क्या हालात है। तो मैं धीरे मैं वही इशारा मेरा वही पे था कि बही खाता में क्या है सर, एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट ही है, सूरत में एसेट ही एसेट है। यहाँ एक भी आदमी बेरोजगार नहीं है। देश की हाईएस्ट जीडीपी यहाँ है, सबसे अच्छा गुड गवर्नेंस का एग्जांपल सूरत कह सकते हैं। और जगह तो शायद डबल इंजन सरकार है, हम तो पिछले 8 साल से ट्रिपल इंजन सरकार एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ भी बीजेपी, गुजरात में भी बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी, पूरी तरह सुरक्षित है। व्यापार बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जो सूरत की पहचान है वो बन गई है, सीधे इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्टिविटी हो गई है। तो सूरत तो विकास की तरफ ही, कुछ सोचना ही नहीं है। म्युनिसिपल इलेक्शन में तो अलग किस्म का झाड़ू चला था। नहीं, झाड़ू चला था वो तो एक देखिए सर, ऐसा तो है नहीं 5 अंगुली मेरी एक जैसी है, 10 अंगुली है, उसमें भी अलग अलग है। तो एक आध जगह एक कॉर्नर में अगर कुछ हुआ है तो वो तो ऐसा हो जाता है। एक परिवार जब होता है तो सब होता है, छोटी मोटी बात होती रहती है। Why, if everything is well, why is the PM having to campaign and spend so much time in Surat? So it's his 4th visit towards Surat, Saurashtra region. See, first of all, Mr. Anand, I believe that BJP has swayed the election in its favor, not in 2022, but in 2021. And I analyze 3 reasons for that. The first is PM Modi being the star pracharak of BJP. And I've noticed one thing. देखिए, राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो he needs a local or regional leadership and a translator to connect with the voters and with the party workers. But on the contrary, जब बीजेपी के चीफ आते हैं, बीजेपी से अमित शाह आते हैं, नरेंद्र भाई आते हैं, तो वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं। वो गुजराती से बात करते हैं, केम छे भाई, कैसा है, ये खुश हो जाते हैं। एंड सेकंड थिंग इज, एक होता है ग्राउंड स्वेल, जो हवा बनी हुई है। तो यहाँ हर तीसरा नहीं, हर दूसरा आदमी आपको बोलेगा कि बॉस बीजेपी आ रही है। गुजरात में तो फक्त भाजपा चले, दैट मीन्स गुजरात में बीजेपी चलेगी और बीजेपी ही आएगा। एंड थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बीजेपी ने जो पेज प्रमुख, पेज कमेटी का यहाँ जो इन्होंने प्रोग्राम चलाया है, आई एम बीइंग टोल्ड देयर आर 82 लाख पेज प्रमुख। दैट मीन्स 2.4 करोड़ वोटर में से 82 लाख इनके रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं। इसका मतलब है हम में से हर तीसरा आदमी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। सो बीजेपी श्योरली इज एन एज, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सो इज द फाइट दिस टाइम, ब्रजेश जी, if everybody says it's a one-sided election, so is the BJP fighting BJP in Gujarat? Is the fight now that will you get 110 seats, 130 seats, 150 seats or 170 seats, and that will be decided whether or not there is factionalism within the BJP? Look, as far as the BJP is concerned, the level of factionalism is too low in comparison to any other party. And if we look at the history, 95 onwards, this party has cemented its place in Gujarat. 95 onwards. So 95, 98, 2002, 2007, 2012, 2017. 6 consecutive wins. You know, this is almost unparalleled as far as the BJP is concerned in the entire country.
So this is the hub, this is the lab for the BJP as well as the entire Sangh Parivar, where the ideology of Hindutva with development, it's such a good mix that is acceptable by all over the state, by all the people of the state. But एक चीज जो आपको लगता है अगर ये सरकार में आते हैं तो इनको करना चाहिए गुजरात के लिए, सूरत के लिए, अगर बीजेपी वापस आती है, जो भी सरकार में आता है उसको करना चाहिए। बस जो डेवलपमेंट किया है उससे और ज़्यादा डेवलपमेंट करे। बाकी काफ़ी अच्छा है, सूरत को बहुत ऊपर तक टॉप 10 सिटीज़ में लेकर आ गए हैं। क्लीनलीनेस हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, काफ़ी चीज़ों में ऊपर है ही। तो जितना है उससे और ऊपर आए और हम फर्स्ट नंबर पे आए, ऐसी अपेक्षा है। ऐसी अपेक्षा है। आपको क्या लगता है वन थिंग दैट यू थिंक बीजेपी को करने की जरूरत है फ्रॉम अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ बिकॉज आप डायमंड कम्युनिटी, जो डायमंड वर्क ट्रेडर्स हैं उनसे भी आप ताल्लुक रखते हैं, बही खाते में क्या एडिशन की जरूरत है? सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जो कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगा तो नेचुरली पूरे दुनिया से जुड़ जाएगा। अभी खाली शारजा से जुड़ा है, अभी जैसे दुबई एंड सिंगापुर एंड लंदन कनेक्ट हो जाएगा तो दुनिया से बिजनेस जुड़ जाएगा। दुनिया का हर हीरा 95% सूरत में घिसने के लिए आता है। लैब ग्राउंड डायमंड विल बी ए game changer in the whole economy for the country also. Right. It contributes a real foreign exchequer support to the country also. From the textile point of view, we've not been so competitive with the rest of the world. दुनिया भर से अगर आप देखें और खासकर इस रीजन में आप देखें, आपको लगता है टेक्सटाइल अब धीरे धीरे competitive हो रहा है, होम ग्राउंड टेक्सटाइल्स पर बात हो रही है, इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, क्या ये हो रहा है कि आपको लगता है इस पर और काम करने की जरूरत है? जी, अब टेक्निकल टेक्सटाइल सर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने टेक्सटाइल में, जिसके ऊपर सरकार को हम लोगों को सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसको बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल लोगों का जो पहनावा है वो दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है। पहले लोग साड़ियों का क्राफ्ट डाउन हो रहा है, वो सलवार सूट में जा रहे हैं, वो जीन्स में जा रहे हैं, वो डेनिम में जा रहे हैं। तो हम लोग को टेक्निकल टेक्सटाइल पे सरकार को हमको मिलकर साथ में काम करने की जरूरत है आगे। One of the most important factors in the cities here is the cultural heritage, the buildings, and many languages, buildings, and so many other things. If they are able to maintain that, they are able to develop that, they are able to see that they don't die, that would be a very good thing. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, चूंकि बात उन्होंने हेरिटेज, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की कही। अब देखिए बिल्कुल ठीक सामने जो चूंकि ये इलाका जो है पारसी पॉपुलेशन काफी रही है, टिपिकल पारसी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, और इसी के बगल में आप देखिए दूसरी तरफ घूमेंगे तो बड़े बड़े आपको अपार्टमेंट्स नजर आएंगे। तो एक शहर जिसका अपना इतिहास जो है 500 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है, किस तरीके से ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों के राइट मिक्स के साथ आगे बढ़ सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सूरत, जो कि 16th सेंचुरी में भी ट्रेड का मेजर सेंटर था, 21st सेंचुरी में भी ट्रेड इंडस्ट्री में लीड है, कई सारे सेक्टर्स में तो मोनोपोली है। तो ये इस शहर की खासियत है कि पूरी दुनिया को अपने साथ समेट कर कैसे आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा लगता है। यानी ट्रेड इसके डीएनए में है। लेकिन आपको क्या लगता है, हाउ मच विल युवराज द एस्पेक्ट ऑफ नेशनलिज्म, हिंदुत्व, is that a play here in Surat in the Gujarat elections, or is it purely now the narrative of Modi and Vikas? For starters, I wish to add to our learned friends, इन्होंने historical बात की, मैं contemporary बात बताता हूँ। Surat is the only seat that gave us a deputy PM and PM in the likes of Desai ji, Morarji Desai. And second, Surat elections, Gujarat elections, and especially Surat is a vanguard. I see it is a vanguard to 2024. I'll tell you why. Because Surat is called Laghu Bharat, Mini Bharat. Because Surat houses citizens from more than 22 states. तो सूरत में जो हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन गुजरात में और उसका पूरे इंडिया में होगा. एंड विथ रिगार्ड टू हिंदुत्व, वी हैव ऑल सीन वीडियोस गेटिंग वायरल and videos getting viral from on social media, and that too not from BJP workers but from common populace of Surat, जिसमें लोग क्लियरली बोलते हैं कि भैया 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल होगा, वोट तो बीजेपी को और मोदी को ही देंगे. क्यों? हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है. Time Lok Sabha 2024 happens, there will be 10 state assembly elections, and if it's a hands down runaway victory for the BJP in Gujarat, and if they get success and a repeat government in Himachal, many believe they have the narrative set ahead of Lok Sabha 2024. We'll talk more about that, and we'll see, does the rest of Gujarat also feel like Surat in the coming days. But for the moment, thank you very, very much. Thank you. He's hot on the campaign trail. He's got the difficult job of managing the internal affairs of the state. Plus, he's got the bigwigs from the centre coming in as Gujarat gets ready to go to polls. But Harsh Sanghvi has still found the time to have a chat with us. So, Harsh, सबसे पहले नमस्ते. Thank you very, very much कि आपने समय निकाला. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विकेट कैसा लग रहा है? पिच तो एकदम सेट है, और ये पिच खास तौर पे बल्लेबाजों के लिए, और
एक बेहतर इनिंग आपको 2022 में देखने मिलेगी। ऑडियंस आप देख सकते हो, पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरा फुल हुआ है, ऐतिहासिक भीड़ जमा हुई है और चारों ओर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और कल ही मोदी जी यही पिच पे एक ऐतिहासिक इनिंग खेल के आज भावनगर की ओर गए हैं। तो उन्होंने इनिंग्स तो सेटअप कर दिया, जैसा अगर क्रिकेटिंग पार्लांस में कहा जाए, और काफ़ी सारे चौके छक्के मारे हैं, पर क्या ये पूरी इनिंग्स को ले जाने के लिए काफ़ी है? क्योंकि कहा जाता है ना, कैप्टन इज ओनली एज गुड एज द टीम। तो टीम नीचे जम के काम कर रही है कि नहीं? क्योंकि कई बार ये कहा जा रहा है इस इलेक्शन में, और जहाँ तक सूरत में मैंने देखा है कि एक तरफा इलेक्शन है, लेकिन अब बीजेपी को डिसाइड करना है कि वो कितनी सीटें जीतेगी। देखिए, ये भारत पाकिस्तान के बीच की मैच होती है जब, तब कैप्टन एक बेहतरीन इनिंग खेलते हैं, दूसरे प्लेयर्स की जिम्मेदारी है मैच संभालने की, और ऑडियंस की जिम्मेदारी है देश को जिताने की। इसी तरह से मोदी जी ने एक इनिंग खेली है, पीछे सभी कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं, गुजरात की जनता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और गुजरात में चारों कोने में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं, गुजरात के नागरिक गुजरात के हित में लड़ रहे हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, गुजरात के नागरिक गुजरात के हित में लड़ रहे हैं कह रहे हैं, पर गुजरात के हित में काम हुआ? अगर काम हो रहा था तो 1.5 साल पहले सरकार में इतना भारी परिवर्तन क्यों हुआ? पूरी कैबिनेट को क्यों बदल दिया गया? आपको जो भूमिका दी गई, आपको समय मिला है अपनी मिनिस्ट्री के अंदर पैर जमाने के और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के, या फिर ये कहीं ना कहीं पूरा पासा उलट ना जाए, 99 से और ज़्यादा नीचे स्लिप ना हो जाए, उसके लिए डैमेज कंट्रोल था? देखिए, विजय भाई रूपानी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे 5 साल पूरी टर्म काम किया। मुझे भी उनके साथ काम करने का, काम सीखने का अवसर मिला है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। पहले भी टीम गुजरात काम कर रही थी, आज भी टीम गुजरात काम कर रही है। खास तौर पे आज भी गुजरात में जो पूर्व के जितने भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी है और हाल में मुख्यमंत्री जी, हम लोग साथ में बैठ के कई निर्णयों पे काम करते हैं। गुजरात के हित में जब निर्णय लेने होते तब सब लोग टीम गुजरात के तौर पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन मोरबी का जो हादसा हुआ उस पर भी सरकार की अकाउंटेबिलिटी पर प्रश्न है। वो हादसा दुखद था, पर क्या उसकी वजह से बीजेपी को उस रीजन में सेटबैक होगा? क्योंकि अभी भी पूछा जा रहा है कि इंक्वायरी तो चल रही है, लेकिन दोषारोपण जो है और अकाउंटेबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं हुई। देखिए, ये बहुत ही दुखद और दुर्घटनापूर्ण घटना थी। ये घटना में कई परिवारों ने अपने स्वजनों को खोया है। इससे चुनावी फायदा नुकसान मैं नहीं देखता हूं। प्रधानमंत्री जी खुद स्थल निरीक्षण के लिए आए थे, मैंने उनको देखा, कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ही जबरदस्त दुख इन बच्चों के लिए, इन परिवारजनों के लिए था। उनका पहला प्रश्न था कि ये दुर्घटना बनी, उसके बाद पहला पेशेंट हॉस्पिटल कितने मिनट में पहुंचा। पहला पेशेंट घटना बनने के बाद 18वें मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गया था। जो तंत्र है, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज जो है, उसके साथ खास तौर पे मोरबी की जनता रोड पे उतर के 5 किलोमीटरों तक ह्यूमन चेन बना के एक भी एम्बुलेंस को एक सिंगल ब्रेक नहीं मारनी पड़ी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। साथ में मुख्यमंत्री जी ने 6:30 बजे की ये घटना में 8 बजे ही एक हाई लेवल कमेटी को इसकी इंक्वायरी दे ली थी, जिसमें गुजरात के बहुत चुनिंदा अधिकारियों को उसमें लिया गया है। साथ ही में एक क्रिमिनल एफआईआर भी की गई थी, जो क्रिमिनल एफआईआर पे कई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जी। कई लोगों के अलग अलग बयान मैं सुनता हूं, मुझे बहुत दुख होता है। मैं मान रहा हूं कि ये चुनाव की सीजन है, आरोप प्रत्यारोप, एलिगेशंस चुनाव के सीजन में लगते रहते हैं, लेकिन चुनाव के सीजन में ये बच्चों की मौत पे, मेरे गुजरात के नागरिकों की मौत पे राजनीति हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वो ब्रिज जिसने मेंटेनेंस के लिए जिसको दिया था, मतलब जो कंपनी उसको मेंटेन कर रही थी, उसको और उसके साथ जुड़े हुए सभी लोग, वो फर्स्ट। सेकंड में जिसने सरकार के पास से
ये पीपीपी मॉडल पे ब्रिज चलाने के लिए लिया है, मतलब वो कंपनी हो गई ओरेवा, उससे जुड़े हुए सभी लोग, तो उसमें ओनर अलग नहीं हो सकता, मैनेजर अलग नहीं हो सकता, टिकट बेचने वाले अलग नहीं हो सकते। ये 136 लोगों के मौत का सवाल है। आप उसमें मात्र एक व्यक्ति का नाम लिख के उसको बचाया नहीं जाता, उसमें 360 डिग्री एफआईआर करनी बहुत जरूरी थी। और साथ में ये ब्रिज की दुर्घटना हुई, उसमें जिस जिसकी भूल है वो सभी लोग, मतलब इसमें कोई बाकी नहीं रहा है। सौराष्ट्र और साउथ गुजरात इस एरिया को अगर आप देखें तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम रहा है, और दो पिछले चुनाव में आप देखें तो यहाँ काफ़ी उबाल था, कई सारी बातें थी, पाटीदार आंदोलन था, कोटा की बात हुई थी, और वहाँ पे एक तिकड़ी आई थी, अल्पेश ठाकुर, जगदीश मेवानी, हार्दिक पटेल। अब उसमें से कुछ तो बीजेपी में आ गए। इस बार का चुनाव काफ़ी ठंडा लग रहा है, कहीं ऐसा तो ना हो कि वोटर ही नहीं आए बाहर वोट करने, बोले अब क्या करना है। देखिए, गुजरात की जनता ने तय कर लिया है 2002, 7, 12, 17 हर चुनाव में नए नए विषयों को लेके गुजरात तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये वक्त गुजरात की जनता ने तय कर लिया है कि फैसला ऐसा लाना है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए ही नहीं। हम यहाँ पे गुजरात टूरिज्म का एक नारा रहा है कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, लेकिन हम लोग ने नारे के अंदर ये लोग समझ नहीं पाए। हमने बोला है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, हमने ये नहीं बोला है कि आप कुछ दिन के लिए आओ, मेहमान बनो और हमारे घर जमाई बनाओ, ये नहीं है, ये विषय नहीं है। हाथ पे झाड़ू चला या झाड़ू पे हाथ चला, सूरत में भी हमने देखा चुनाव, म्युनिसिपल चुनाव में कुछ इम्पैक्ट तो कुछ तो आपको भी तकलीफ दे रही होगी, क्योंकि वरना क्या आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री 4 चक्कर लगाएं सौराष्ट्र साउथ गुजरात में, यहाँ सूरत में 1.5-2 दिन बिताएं, तो कुछ तो चिंता है। पिछले चुनाव के रिजल्ट्स आपको एकदम बारीकाई से देखने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश ने एक नया इतिहास लिखा है। जो सूरत की आप बात कर रहे हो, हमारी सीटें बड़ी हैं। पूरे गुजरात में सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सौंपी है। इसी प्रकार से जो नगर निगम है उसमें 90% नगर निगम हमारे पास है, जिला पंचायत इकाई 100% हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने तो सभी पार्टी को नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को दिल से लगाया है। पिछले चुनाव की बात करो तो सूरत शहर एक अलग प्रकार का शहर है। यहाँ पे सूरत शहर समृद्ध शहर है, तो जब जब लुटारे को आना होता है ना, तो वो सूरत शहर को सिलेक्ट करते हैं। आप इतिहास देखिए, अंग्रेजों से चालू कीजिए और आज जिसकी आप बात कर रहे हो तब तक की बात देखिए। प्रधानमंत्री जी की बात की, तो गुजरात के बेटे हैं, हमारे नेता हैं। पहली बार सूरत आए कदम, आपने देखा 28 किलोमीटर का रोड शो जी, ये एक ऐतिहासिक मोमेंट थी कल। अघोषित रोड शो, उनका रूट पूरा रोड शो बन गया। 28 किलोमीटर में लाखों लोग, बुजुर्ग माताएं, दादा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गुजरात में मोदी मोदी के नारे पुकारते हैं। बुजुर्ग माताएं मेरी आशीर्वाद देने के लिए बाहर आए थे, हजारों की संख्या में। ऐसा दृश्य शायद ही कोई नेता के लिए ये देश में, मैं तो यही गलियों में बड़ा हुआ हूं, सूरत की ये गलियों को कल मैंने देख के, मतलब मैं तो एकदम भावुक हो गया था कि किस प्रकार का प्यार लोगों के मन में मोदी जी के लिए, किस प्रकार का भाव है। ये दृश्य शायद ही कभी किसी नेता के लिए इस प्रकार के दृश्य आपको देखने को मिलेगा। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में कहीं पे इस प्रकार के दृश्य आपने कभी नहीं देखे होंगे कि कोई देश के प्रधानमंत्री अपने खुद के गांव में, मतलब गुजरात में आए और 28 किलोमीटर का उनका रूट, जो 28 किलोमीटर का रूट, रात का समय, जो रूट 20 मिनट में खत्म होने वाला था, वो 3.5 घंटे तक जैसे वैसे खत्म होता है। वहां सभा में 4 घंटे पहले से लोग आके पूरा जाम, हजारों कुर्सियां पैक थी, वो 4 घंटे तक एक आदमी खड़ा नहीं हुआ है। और 4 घंटे के बाद जब मोदी जी स्टेज पे आते हैं, तब सभा यहां से दिल्ली तक आवाज जाए, ऐसे मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। और कई नेता कल यहाँ पे थे। और जो अलग अलग रिपोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो मेरे पास भी कल एक रिपोर्ट आया था। कल 12-1 बजे सूरत शहर के
कई नेताओं को उन्होंने बुला के बोला कि आपको 8 तारीख को रेजिग्नेशन देना है। इस प्रकार की हालत हो गई। इन्होंने कहा कि मैंने पंजाब और दिल्ली के लोगों के पसीने की कमाई यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से खर्च ली है। आप लोग की बड़ी बड़ी बातें सुन के मैं आधे दिन यहाँ पे रहा। दिल्ली में कम, वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर गली गलियों में खून खराबा हो रहा है, वो यहाँ गुजरात की गलियों में घूम रहे अकेले, यहाँ कोई देखता नहीं है, कोई बुलाता नहीं है, वहाँ लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे सभी लोग कल अपने सपने चूर चूर हो गए, इस प्रकार की हालत में बैठे हुए थे। अगर मोदी जी का इतना सपोर्ट है तो लोकसभा में तो दिखेगा 2024 में, गुजरात में अब की बार दिखेगा तो कितना दिखेगा? 182 में से पिछली बार 99 तक पहुंचे और फिर तकलीफ हुई, इस बार कितने बार? देखिए, मैंने 2002, 7, 12, 17, 2002 का चुनाव मैं इतना तब पॉलिटिकल एक्टिव नहीं था और मेरी उम्र भी नहीं थी, लेकिन मैं कई अखबारों का, कई चैनलों के वीडियोस जब देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 साल के बाद आप लोग को स्क्रिप्ट अब बदल लेनी चाहिए। बदल लेनी चाहिए। 2, 7, 12, 17 सब ने यही बोला कि अब क्या हो जाएगा, अब चले जाओगे, अब चले जाओगे। चले तो सब चले गए, लेकिन मोदी जी अभी भी स्वयं खड़े हैं और आप देखो प्यार बढ़ता जा रहा है। मतलब आप सीट भी ऐतिहासिक होगी। देखिए, अभी वोटिंग हुआ नहीं है तो आज आंकड़े पे बात करना ये थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन मैं जरूर आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से मेहनत में लगे हैं और गुजरात की जनता ने जिस प्रकार से थाम लिया है, मैं ये मान रहा हूं कि एक नया इतिहास लिखेंगे। तो 149 का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिख रहा है। देखिए, वो तो आपको ही नक्की करना है। मैं तो आपको मात्र निमंत्रण दे रहा हूं कि 8 दिसंबर को गुजरात में जरूर से रहना, ये मौका मत चूकना, क्योंकि गुजरात एक नया इतिहास लिखने जा रही है। चलिए देखते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने जिस तरह से यहाँ पर बैटिंग की, मैं आशा करता हूँ आगे भी आप ऐसे ही बैटिंग करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।